नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपको लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास से जो 4 काल है, कालखंड से प्रथम काल आदिकाल को अच्छी तरीके से गहन अध्ययन करेंगे बच्चों, क्योंकि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हो पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो या अभी जो वैकेंसी आई हुई है एसएसबी की, उसमें यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम से जो भी सिलेबस में जैसे कालखंड हो या बाकी अलग अलग चैप्टर हो वो सभी आती है। और एकलव्य मॉडल स्कूल में पीजीटी की वैकेंसी आई है उस पर भी। तो आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आदिकाल को हम अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे, कहाँ से प्रश्न आते हैं उसको भी अच्छी तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि ये मेरा मानना है बच्चों को सही तरीके से सही तरीके से मार्गदर्शन दिखाना ये शिक्षक का काम है। तो हमारे चैनल लर्न हिंदी एक्सप्रेस में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। मैं खुद हिंदी में आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या यूजीसी नेट हो, एसएसबी हो या एकलव्य मॉडल स्कूल की जो भी वैकेंसी आई है पीजीटी की, पीजीटी हो, टीजीटी हो, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा आपकी कोई भी एक डाउट ना हो। तो दोस्तों यदि आप चैनल में नए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आप ही का ही चैनल है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक्स शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम भाग, जो काल विभाजन में आदिकाल को अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर क्या है न, हिंदी साहित्य काल विभाजन और उनके नामकरण। तो इस पे यहाँ पर कौन कौन से जो लेखक हैं या कवि हैं, इन्होंने आदिकाल को अलग अलग नामकरण दिया है, और जो आदिकाल को अलग अलग नामकरण इन्होंने दिया है, कौन से ईस्वी से कौन सी ईस्वी तक ये नामकरण दिया गया है। जिस तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदिकाल का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। तो अलग अलग कवि या लेखक आदिकाल को क्या क्या नामकरण देते हैं और कौन सी ईस्वी में इन्होंने दिया है, इसको देखेंगे। और कहाँ से प्रश्न आते हैं उसे देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्होंने एक काल विभाजन बांटा है और ये बताते हैं चारण काल जो है ये 700 से 1300 ईस्वी तक चारण काल को माना गया है। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास के अन्य परवर्ती 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। चलिए दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से शुरू है दोस्तों। देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। दोस्तों देखो, पूरा महत्वपूर्ण है, यहीं से बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या माना है ना, चारण काल, चारण काल से अभिहित किया। किसने किया है, प्रश्न आ सकते हैं, चारण काल को अभिहित किसने किया है, परीक्षा में आ जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है दोस्तों, चलिए, ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों
को स्थान दिया है, जैसे पुष्प कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं सांगर का उल्लेख किया है। ठीक है, ग्रेयर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। चलिए अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिस्र बंधु का काल विभाजन, अभी जॉर्ज ग्रेयर्सन का काल विभाजन हमने देखा। चारण काल को सर्वप्रथम किसने दिया है, बताइए, जॉर्ज ग्रेयर्सन ने दिया है। अभी मिस्र बंधु क्या कहते हैं ना, प्रारंभिक काल बोलते हैं। प्रारंभिक काल जो पूर्व प्रारंभिक काल, ये 700 से 1343 विश्व में विभाजित की गई है, और उत्तरारंभिक काल 1344 से 1444 विश्व में दी गई है। माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल को 1445 से 1560 ईस्वी, प्रौढ़ माध्यमिक काल 561 से 1680, अलंकृत काल, पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790। ठीक है दोस्तों, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889, परिवर्तन 1890 से 1924। चलिए अभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे मेन स्टार्ट होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण यहाँ से स्टार्ट है। देखिए तो अभी ऊपर हमने देखा जॉर्ज ग्रेयर्सन ने काल विभाजन को क्या नाम दिया है, मिस्र बंधु ने क्या नाम दिया है, आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल से बहुत प्रश्न पूछता है दोस्तों। देखिए आदिकाल को आचार्य शुक्ल कहते हैं वीर गाथा काल, और इन्होंने कब से कब तक दिया है, 1050 से 1375 ईस्वी। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पूर्व मध्यकाल, आदिकाल के साथ साथ और कुछ बिंदु है, देख लेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है। भक्ति काल को 1375 से 1700, पूर्व मध्यकाल को जो भक्ति काल है 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, रीतिकाल को क्या कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल, और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। तो इसको 1700 से 1900, आधुनिक काल, गद्यकाल 1900 से 1984 ईस्वी। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि आप लोग तो नॉर्मली जानते होंगे, जैसे कालखंड है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल जानते होंगे, लेकिन उसको भी कुछ जो कवि या लेखक वो अलग अलग नामकरण देते हैं। तो ये परीक्षा में पूछ देता है, जो यहाँ पर वीर गाथा काल के नामकरण किन्होंने दिया है। पूर्व मध्यकाल की ईस्वी कौन सी से कौन सी ईस्वी तक है, पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल मतलब रिद्धि काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चारण काल जो 1000 से 1375, संधि काल 750 से 1000 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, इन्होंने क्या नाम दिया है ना, आदिकाल को ये बोलते हैं 1184 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857, आधुनिक काल 1857 से अब तक जो चली आ रही है। देखिए डॉक्टर नागेंद्र क्या बोलते हैं ना, ये आदिकाल को 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक मानते हैं। ठीक है, कौन मानते हैं, डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए भक्ति काल को 14वीं शती से 17वीं शती तक मानते हैं, रीति काल को 17वीं शती मध्य से 19वीं शती, आधुनिक काल को 19वीं शती के मध्य तक ये मानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। तो दोस्तों और एक बात आपको बता दूं, ये जो आदिकाल है बहुत बड़ा है दोस्तों, तो इसे हम भाग में पढ़ेंगे। ये प्रथम भाग है, अभी सेकंड पार्ट का वीडियो भी मैं लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक काल को मिस्र बंधु कहते हैं, बीजप्पन काल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। बच्चों देखिए यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो कौन सा काल का जो नामकरण जिन्होंने दिया है, वो काल को कौन से कवि या लेखक ने नामकरण दिया है, किन्होंने दिया, ये पूछ लेता है। प्रारंभिक काल किन्होंने नामकरण दिया है, मिस्र बंधु। विजयपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल आप सब जानते हैं, फेमस, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यान, और वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, और संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आते हैं, आदिकाल का नामकरण किन्होंने दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, समझ गए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये रीतिकाल वगैरह है। चलिए आज हम आदिकाल को अध्ययन करते हैं। देखिए आदिकाल, यहाँ से मेन आपका चैप्टर शुरू है, आदिकाल।
देखिए बच्चों यहाँ पर आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल ये क्या बोलते हैं ना, रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं हिंदी साहित्य आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 ईस्वी तक मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है, ये बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बताया जाता है अप्रभंश नाम पहले पहले बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन से ईस्वी 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, जो वन लाइनर है ना दोस्तों, वन लाइनर है, यहाँ से प्रश्न पूछता है किन्होंने क्या क्या दिया। जिस तरह ये पंक्ति वाइज दे देगा, पंक्तियां वाइज दे देगा, पंक्तियां वाइज देने के बाद वो पूछेगा ये किन्होंने बताया। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो जीर्ण शासन भाषी यहू सो भई कहियड़ सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो सरी पावई पारू, ये किन्होंने दिया है? देवसेन ने दिया है, देवसेन श्रावकाचार्य। ठीक है। पंडिया स अलसत वखाणई देहई रुद्ध बसंत न जानई अमणा गमन ण तेन विखंडई तो वी विणलज्जई वणई हूं पंडई, ये किन्होंने दिया? सरप्पा ने दिया दोस्तों। ठीक है। जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पवेश, तही वत चित विषाम करु सरेहे कहिया वेश, सरप्पा ने दिया है। ठीक है बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लिख कर घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। घोर अघोर चंदमणि जिमी उज्जऊ करई परम महासुह एसु कणे दुरा अशेष हरई, सरप्पा ने किया है, सरप्पा ने बताया दोस्तों। ठीक है। का आ तरुवर पंच पिड़ाल लुईपा भाव न होई अभाव न जाई लुईपा। ठीक है। सहज थर करी वारुणी साध विरूपा ने दिया है। एक कणा की जय मंत्रणा तंत्र कणहप्पा ने दिया है। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से देखिएगा। नगर बाहिर डोंबी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाहरिया नाड़िया, कणहप्पा ने दिया है। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छी तरीके से आप देखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट पृथ्वीराज रासो से पूछ देता है। ठीक है ना, मोस्ट क्वेश्चन आता है। बाजिया गौर निशान रान चौहान चौहदीस, ये किससे है? पृथ्वीराज रासो से। याद रखना, बताया जाता है बच्चों, जो अमीर खुसरो और पृथ्वीराज जो चौहान है, ये एक ही दिन में जन्मे हैं और इनकी मृत्यु भी बताया जाता है, एक ही दिन में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। तो बाजिया घोर निशान रान चौहान चौहादीस पृथ्वीराज रासो से उटित राज पृथ्वीराज बाग मनो लघवीर नट पृथ्वीराज रासो से। 12 बरिस ले कुकुर, यहाँ इंपोर्टेंट, ये तो बहुत आता है बच्चों। ठीक है। 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 लव जीवे सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन का धिक्कार, जगनीक ने बताया है। ये आता है बहुत प्रश्न, ये ध्यान दीजिएगा। एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो ने दिया। एक नार ने अचरज किया, अमीर खुसरो। गोरी सौवे सेज पर मुख पर डारे केस, अमीर खुसरो ने दिया। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, अमीर खुसरो ने दिया है। ठीक है। जे हाल मिस्की मकून तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियां, अमीर खुसरो ने बताया है। सरस वसंत समय भल पावली विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली से आता है बच्चों, याद रखिएगा। सरस वसंत समय भल पावली, ठीक है, ये विद्यापति पदावली से है। और काली कहल पिया साझ हीरे जाइब मई मारू देश, ये भी विद्यापति की पदावली से। तो इंपोर्टेंट बच्चों देखिए, आदिकाल से कौन सा कवि ने, लेखक ने कौन सा मत दिया, ये पूछता है। पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये किन्होंने लिखा है, ये भी आता है। ठीक है। विद्यापति पदावली से, यहां से भी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा।
ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जाता है, प्राकृत भाषा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। प्राकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य प्राकृत की रूढ़ियां, रूढ़ियों में बहुत कुछ बद हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, पुरानी अपभ्रंश और बोलचाल देश की भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि क्या कहते हैं ना, तीसरी शती की ने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। ठीक है, अभी बच्चों यहाँ देखिए, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। 84 सिद्धों के नाम यहाँ से भी बच्चों पूछ देता है, एक क्रम दे देगा। ठीक है, पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे। तो इस पे यहाँ पर दे देता ना, अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रम में 7वीं शताब्दी में, मतलब जो सिद्ध थे, कितने सिद्ध थे, 84 सिद्ध थे। ठीक है, तो यहाँ पे लुइपा क्या थे, कायस्थ, लीलापा, विरूपा, डोम्बिपा, डोम्बिपा क्षत्रिय। ठीक है, पूरा क्रमांक पूछ देता है, पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे। ठीक है, शबरपा क्षत्रिय, सरपा ब्राह्मण थे, कंकालिपा शूद्र, मिनप्पा मछुआ। कौन से कवि कौन से गोत्र से थे, मतलब कौन सी जाति से थे, ये पूछता है। गोरक्षप्पा और चौरिंगप्पा राजकुमार, विणाप्पा राजकुमार, शांतिपा ब्राह्मण। तो यहाँ पर 84 सिद्धों के जो नाम है, इसे आप अच्छी तरीके से याद रखोगे, क्योंकि क्रमांक पूछ देता है, पहले कौन थे, पहले कौन थे, कि ऑप्शन में दे देगा, 4 ऑप्शन में 84 सिद्धों में से कौन एक, मतलब एक 84 सिद्धों में से कौन एक सिद्ध है। ठीक है, उसमें नाम दे देगा एक, 3 ऑप्शन गलत दे देगा, कि 84 सिद्धों में से कौन नहीं है बोल देगा। ठीक है, ये सब याद रखना है बच्चों। चमारिपा चर्मकार, खड़गप्पा शूद्र, नागार्जुन ब्राह्मण, कणप्पा कायस्थ, कणरिपा थग्नप्पा शूद्र, नारोप्पा ब्राह्मण थे, शालिपा शूद्र, तिलोप्पा ब्राह्मण, छत्रपा शूद्र, भद्रप्पा ब्राह्मण, दोखंदीपा और अजोगिप्पा गृहपति, कालपा धोम्बिप्पा धोबी, कंकणप्पा राजकुमार, कमरिप्पा डोंगिप्पा ब्राह्मण थे, भदेप्पा, उसके बाद तंधेपा शूद्र, कुकुरिपा ब्राह्मण, कुचिप्पा शूद्र। ठीक है, धर्मप्पा ब्राह्मण, महिप शूद्र थे, और अचित्तप्पा लकड़हारा, भल्लप्पा क्षत्रिय, नलिनप्पा फुसुकिपा और राजकुमार। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सबको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आदिकाल दिया है। ठीक है, आदिकाल के यहाँ पर कौन सा इन्होंने कौन पहले कौन बाद में, ये देख लेना आप। ठीक है, कौन से जाति का है, ये पूरा है 84 सिद्धों का, अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखो, व्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं बच्चों। ठीक है, गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार कहाँ किया ना, पश्चिमी भागों में, विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, 9 मानी गई है। यहाँ से भी आता है, लोग इन्हें नवनाथ, नवनाथ किसे कहा जाता है, नाथों की संख्या को कहा जाता है, याद रखना। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। ठीक है, यहाँ क्या है, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिसे नवनाथ भी कहा जाता है। नवनाथ जिसे 9 मानी जाती है नाथों की संख्या, ये जो देख रहे हो ना, ये जितने कवि लेखक हैं देख रहे हो, इनका नाम है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चपड़, जलंधर और मलयार्जुन। ठीक है, ये इन्हें नवनाथ कहा जाता है, ये नाथ संप्रदाय में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज आदिकाल की जो प्रथम भाग वीडियो में आपको महत्वपूर्ण बातों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप क्या करना घर पे, अब इसे अच्छे से अध्ययन करना और एक लिख के आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको पूछ देता है और क्रमांक पूछ देगा, कौन सा पहले है, कौन से उसके बाद है, या कौन सा कवि
ने क्या मत दिया है, चारण काल को किन्होंने नामकरण दिया है, आदिकाल की ईस्वी कौन सी से कौन सी ईस्वी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से आज आदिकाल का जो प्रथम भाग से आपको समझ में आई होगी। तो आप जो भी सुझाव चाहते हो आप आराम से कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो। कुछ आपको और बेहतर तरीके से आपको समझना है या क्या करना है, या और किस तरह बेहतर तरीके से टीचिंग को प्रोवाइड किया जाए, ठीक है बच्चों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए मित्रों, क्योंकि अभी हमारी रेगुलर क्लासेस रोज स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम सब क्लासेस करेंगे, जैसे अभी वैकेंसी आई है, अभी एसएसबी की आई है ना, एसएसबी की क्लासेस शुरू हो गई है, यूजीसी नेट और ईएमआरएस जो पीजीटी एकलव्य मॉडल स्कूल उसकी क्लासेस भी हमारी चल रही है। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, देखिए अभी जूनियर टीचर की वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तो जूनियर टीचर में आप जानते होंगे उसमें क्लास 6 से 8 तक एक एमआईएल हिंदी में 15 नंबर का कंटेंट पेपर है, ठीक है। तो वो हिंदी को मैं बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। आप तो जानते होंगे जो लर्न हिंदी एक्सप्रेस में आपको क्वालिटी कंटेंट ही मिलता है बच्चों। तो जूनियर टीचर की वैकेंसी आई है, हिंदी में बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाऊंगा और बाकी अदर सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है बच्चों। और ओएसटीटी हिंदी आने वाली जो ओएसटीटी आएगी हिंदी में, उसका ए टू जेड कंप्लीट आपको पीडीएफ और आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। वो भी किस पे, आपको लाइव पढ़ाया जाएगा बच्चों, ठीक है। एक एक चीजों को ध्यान दिया जाएगा क्योंकि बहुत बच्चों का सिलेक्शन लर्न हिंदी एक्सप्रेस चैनल से हुई है। बहुत बच्चों की कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल में भी उनकी सिलेक्शन हुई है, ओस्टेड भी बहुत बच्चे क्वालिफाई किए हैं। इवन ऐसे भी जो टीचर थे जो स्कूल में थे लेकिन उनका ओस्टेड नहीं हुआ था, वो भी क्वालिफाई किए हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो जूनियर टीचर ओस्टेड हिंदी और आरएसटी हिंदी जो आगे फोर्थ फेज की वैकेंसी आएगी आरएसटी, उसकी भी पेड बैच की क्लासेस हमारी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि बहुत बच्चे कॉन्ट्रेक्चुअल हाई स्कूल में हमारे चैनल के माध्यम से सिलेक्शन हुए हैं। यदि आप में से यदि आप में से कोई पेड बैच लेना चाहते हैं, आप में से यदि आप मुझे आराम से इस नंबर पे, हमारे पेड बैच देखो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों में से आराम से जो भी एडमिशन लेना